ठीक ही तो कहा है तुम्हारे जेठ जी ने छोटी, घर की जमीन जायदाद घर में ही रहनी चाहिए। बड़ी माँ समझ गई, वो बुआ की ओर इशारा कर रहे हैं। बोली, तुम लोगों का तो ही असर है, तुम तो जानते हो लल्ला, मुझ बाँझ की औलाद नहीं बैठी संपत्ति हथियाने के लिए। भगवान तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे बेटे ही मेरे बेटे हैं और मेरे मरने के बाद लोग कभी कभी नरेन महन की बड़ी माँ और उनके बच्चों की बड़ी दादी कहकर मेरा जिक्र कर लिया करेंगे। बस मैं तर जाऊंगी, मेरी संपत्ति तुम्हारी ही है, चाहो रखो या बहन को दे दो, मुझे क्या। कहते हुए बड़ी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी आंखें नम हो गई और पिताजी एक अपराधी की भांति नतमुख हुए बैठे रहे। मैं कॉलेज से घर पहुंची तो माँ का कर्कश नाद पड़ा कानों में। वो भाभी से कह रही थी, देखती है सुमन, बुढ़िया को नए नए शौक चढ़ रहे हैं। बुढ़ापे में सवेरे से घर में टेप रिकॉर्डर बज रहा है, पता नहीं किससे मंगवाया है। जेठ जी छाती छोड़ गए हैं तो उड़ा रही है बुढ़िया। भाभी ने क्या उत्तर दिया मैं नहीं सुन पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यदि बड़ी माँ ने टेप रिकॉर्डर खरीदा है तो माँ से पैसे नहीं मांगा, पर माँ तो चाहती है कि बड़ी माँ अपने शौक या ज़रूरतों पर एक पैसा भी खर्चा ना करे। 2 साड़ियाँ पहने, रूखी सूखी खा, जल्दी ही भगवान को प्यारी हो जाए और वह उनकी संपत्ति पे अपना सर्वाधिकार सुरक्षित कर सके। वैसे बड़ी माँ खर्च करती भी क्या, सहनशीलता और वैद्य की विशाल शिला अपनी छाती पर धरे भगवत भजन का कर दिन काट रही है। बेचारी टेप रिकॉर्डर का शौक क्या करेंगी। वो तो कल शाम उनके एक स्नेही किराएदार उनका मन बहलाने के लिए ये टेप रिकॉर्डर उठा लाए। मैं बड़ी माँ के घर पर ही थी उस वक्त। वो ना नुकुर करती रही, पर जब किराएदार ने गीता बजा दिया, मेरा नादान बलमा ना जाने दिल की बात, तो ऐसी सुध बुध खोई कि टेप रिकॉर्डर को लौटाना ही भूल गई। मुझे से बोली, वैशाली तेरे ताऊ जी एक बार कोई फिल्म देखने आए थे, उस फिल्म के गीत ये है। मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर इसे उल्टी सीधी राग में गाते रहे कई दिन तक। आज उसी टेप रिकॉर्डर के लिए माँ स्तर प्रकट कर रही थी। पिताजी, मैं, बहन, भैया और नरेन माँ को कई बार समझा चुके हैं कि वो बड़ी माँ के कार्य व्यवहार को आलोचना ना करे, पर माँ की नज़रों में वैद्य व्यय से बड़ा अपराध दूसरा नहीं है और वो नहीं चाहती थी कि वैद्य व्यय भोगती स्त्री चैन की सांस ले। वैसे माँ ने असली विरोध प्रदर्शन तब किया है जब से बड़ी माँ का भतीजा केतन उनके साथ आकर रहने लगा है। उस केतन के आगमन की सूचना पाते ही माँ ने सुदीर्घ पदलाप शुरू कर दिया। अरे उस बुढ़िया को था पाना बड़ी कठिन है, देख लेना, सब मायके वालों को दे जाएंगी। खून जोर मारता है ना। जेठ होते तो अपने भाई भतीजों को देते, पर जेठानी में कौन सा इस परिवार का खून है। वह मुंडरिया कीर्तन पढ़ने के बहाने सारी संपत्ति हड़पने आया है। नरेंद्र ने उनकी बात का खंडन किया था। माँ अपने शहर में मेडिकल कॉलेज है और केतन भैया मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए हैं। बुआ का घर होते हुए उन्हें छात्रावास में रहते क्या अच्छा लगेगा। तुम बड़ी माँ के पक्षधर मत बनी। नरेंद्र माँ भुटकी तान कर बोली, जेठानी ने सब सोच समझकर तय किया है। मुझे तो लगता है बाप दादा की कमाई गई हाथ से। इतना बड़ा मकान है, ढेरों किराए आता है, हुड्डियाँ भर गई होंगी हुड्डियाँ। माँ बड़े देर तक अपने मन से संचलित होती, विष उगलती रही। माँ जब भी बड़ी माँ को 2 मंजिला मकान देखती, उनकी छाती पर सांप लौट जाता। वो सोचती हैं पूरा घर पर किराए पर उठा रखा है, खूब किराया जमा होता होगा और केतन गुलछर्रे उड़ाता होगा। पता नहीं इस आय का कितना हिस्सा मायके वालों को जाता होगा। तभी तो दुख सुख पूछने के बहाने आ टपकते हैं। इस कुछ खास मुद्दों पे माँ हरदम उलझी रहती। हमारा मकान भी किराएदारों से भरा था और अच्छी आय होनी थी,
पर ताऊ जी के देहांत के बाद माँ ने अपने निजी मकान, जो बड़ी माँ के मकान से सट कर बना है, में रहने का निर्णय कर लिया। पिताजी बोले थे, बच्चों की पढ़ाई और मेरे खाने पीने का क्या होगा? वहाँ भी बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी और तुम्हारा खाना पीना नौकर चाकर देख लेंगे। बीच बीच में आते रहना, हमारे वहाँ रहने से जेठानी को सहारा हो जाएगा। पिताजी ने स्वीकृति दे दी, पर जब हमारी व्यवस्था कराने के साथ आए तो घर में किराएदार हटा दिए। माँ ने विरोध किया, ये क्या, कितना पैसा आ रहा है? हमारे लिए 2-3 कमरे पर्याप्त थे। जेठानी का घर देखो, किराएदारों से भरा है। पिताजी ने स्पष्ट कह दिया, भैया भी सेवानिवृत्त के बाद यहाँ रहने आते तो किराएदार हटा देते, पर अब जब भैया नहीं रहे तो भाभी को किराएदार का सहारा भी होगा और कुछ आय भी। लेकिन मैं घर में जवान बेटी रहते किराएदार नहीं रख सकता। माँ मन महसूस कर रह गई। इस तरह माँ पिताजी के नौकरी के ठाट छोड़ यहाँ रहने चली आई। धीरे धीरे उनके नेक इरादे सामने आने लगे। एक दिन बातों ही बातों में बोली, जेठ जी खत्म हो गए, जेठानी का क्या भरोसा, कब मायके जाकर सारी संपत्ति का वारा न्यारा कर आए। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि सारी गतिविधि पर नज़र रख सकूँ। यह सुन मेरे दोनों भाई हतप्रभा रह गए थे। महेंद्र भैया ने कहा भी, माँ तुम यह क्या कह रही हो? बड़ी माँ अपनी संपत्ति का क्या करेंगी? ये उनकी समस्या है। तुम्हें तो उन्हें हरदम भावनात्मक सहारा देने का प्रयास करना चाहिए। उनका हमारे अलावा है ही कौन? माँ सुर को खुफिया बनाकर बोली थी, तुम उनके सगे मत बनो, देखना बुढ़िया तुम लोगों को पूछेगी भी नहीं। मायके में भतीजे भांजों को ही अच्छी खासी फौज है, उन्हें दे जाएगी सब। तब से माँ दरोगा सी बड़ी माँ पर मुस्तैदी से निगाह रखने लगी। एक दिन बड़ी माँ अपनी साड़ियों का बक्सा खोल साड़ियों को धूप में दिखा रही थी। मैं उनसे एक गुलाबी सिल्की साड़ियाँ पहनने की जिद कर बैठी। बड़ी माँ ने आ भरी, बिटिया जिन्होंने ला कर दी, जब वो है ही नहीं तो पहन कर क्या करूँगी? ताऊ जी नहीं है तो क्या हुआ बड़ी माँ, हम लोग तो हैं। मेरी खातिर आज पहन लो इसे। वो मेरा हाथ रखने के लिए संकुचाती लजाती, ना जाने किस मधुर स्मृति में लाल अनारकली होती हुई पहन आई उस साड़ी को। दुखों के से मुरझाया चेहरा दमक उठा उस क्षण। तभी मुझे पुकारती हुई माँ वहाँ पहुँच गई और बड़ी माँ का यह रूप देख जल भुन गई। फिर तो वह साड़ी परिकरण स्पेशल बुलेटिन सा ही माँ ने पूरे मोहल्ले में प्रसारित कर दिया। बुढ़िया का पहनना ओढ़ना देख कोई जवान छोरियों को मात कर दे। अरे सुहाग ही नहीं रहा तो काहे करती है ये चोचले? मैंने प्रतिकार किया था, माँ ताऊ जी नहीं रहे तो क्या बड़ी माँ भी घुट घुट कर मर जाएं? देखती नहीं क्या हालत हो गई है उनकी। माँ ने हाथ फटकारा, वैशाली बहुत बड़बड़ मत बोल, जेठानी ने मीठी मीठी बातें करके फुसला लिया है तुझे। तभी तो 2-3 दिन में 4-6 चक्कर उस घर को लगाती है, पर देखना हाथ कुछ नहीं लगेगा। माँ की बातें सुन मैं मर्मात्मक पीड़ा हुई थी। जीवन का उद्देश्य खोजती बड़ी माँ की व्याकुल उदास आंखें देख कलेजा मुँह को आता है। पर किस मिट्टी की बनी है मेरी माँ, जो नाई जात की स्वाभागत कोमलता, भावुकता, ममता भूले इतने क्रूर होती जा रही हैं। बड़ी माँ के प्रति क्या ऐसा होता है? संपत्ति का मोह। फिर महेंद्र भैया की शादी हुई। उन्हें मुंह दिखाए में बड़ी माँ ने 1.25 तोले सोने की चैन दी।
कुछ अधिक पाने की आशा करती माँ उत्तेजित हो उठी। विवाह में आई बुआ से कहने लगी, जीजी तुमने देखा था ना महेंद्र के व्रतबंध में जेठानी ने कितने भारी भारी गहने पहने हुए थे। पूरे मोहल्ले की आंखें चुधिया गई थी और अब देखो ना कुछ पहनना ना उसमें से कुछ बहू को दिया। तमाम है मायाजाल घेरे हैं, उन्हें तो बस पतली सी चैन थमा दी, बाकी जेवर भाई भतीजों को देंगी, क्या पता दे भी चुकी हूँ वरना पहनती नहीं। बुआ ने माँ का विरोध नहीं किया क्योंकि माँ धीरे धीरे उनके कान भरती जा रही थी कि अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सब उनके मायके वालों का है समझो। बस फिर क्या था, हमारी इकलौती बुआ एकाएक ही माँ की राजदार बन बैठी, जबकि माँ और बुआ में कभी नहीं पटती। पर संपत्ति का हाथ साफ करने के ध्येय में सफल होने के लिए माँ ने बुआ के साथ कई गुप्त बैठक की। फिर भी जो बुआ अपनी धन संपन्नता का ढिंढोरा पीटती कर लग आती और उनके बहुमूल्य गहने कपड़े देख हम बच्चे समाहित से उनके पीछे पीछे घूमते, वो सचमुच ही बड़ी माँ से हिस्से की बात कर डालेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। कैसे बेबाक स्वर में कह गई थी बुआ, माना भाई नहीं रहे तो भाभी से जिस ढंग से चाहो बोलने की छूट मिल गई हो। बड़ी भाभी तुम तो अजगर की तरह बैठ गई हो पूरी धन संपत्ति पर, इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है। बड़ी माँ काट हो गई थी, आप फूट से स्वर में बोली थी, जीजी जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे शांति से रहने दो, मेरे मरने के बाद जो चाहे ले लेना, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाऊंगी। बड़ी माँ यूं असहाय ही बोल रही थी मानो ये घर ताऊ जी की नहीं बुआ जी की कमाई से बना है और बुआ चाहे जब उन्हें बेदखल कर सकती है। यह गृह निर्माण ताऊ जी का कराया हुआ है, हमारा और बड़ी माँ का मकान लगभग साथ साथ बना, पर सरकारी नौकरी में घर के कारण कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसलिए ये घर दादाजी के नाम से बना था। आज उसी का लाभ ले बुआ के लोग में इतना प्रगति हो गई थी। बड़ी माँ की बात पर माँ द्वारा प्रशिक्षण प्राप्ति बुआ ने दूसरा तर्क रख दिया था, तुम तो अपने साथ नहीं ले जाओगी, पर तुम्हारे जो भाई भतीजे बहन भांजे आए दिन इस सरहाय समझ टिकते रहते हैं, उनसे कौन निपटेगा। पर कटी पंछी को तरह फड़फड़ा कर बोली थी बड़ी माँ, अपने भाई भतीजों को यहाँ आने से कैसे रोक सकती हो, वो मेरा दुख दर्द बांटने आते हैं, कुछ लेने नहीं। छोटी सी इतना नहीं बोलने होता कि कभी मेरे पास आकर दो बातें कर ले। बड़ी माँ की इस बात को अशिष्टता मान बुआ अपनी पुरानी अदा से वो मुस्कुराती हुई लौटने लगी। बड़ी माँ ने कहा भी मेरे घर में रहो, पर वो छोटी भाभी के पास ठीक हूँ कहती हुई तीर की तरह निकल गई। घर पहुँच सारी बातें सत्यनारायण की कथा की तरह माँ को कह सुनाई। कुछ बुआ की क्रोध अग्नि को माँ ने भले प्रकार प्रज्वलित किया। जीजी अब तुम चुप होकर ना बैठना ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, वरना बाप दादा की कमाई हाथ से गई। कितना बड़ा मकान है, ढेरों गहने हैं, बैंक में भी लाखों रुपए जमा होंगे। उस बार बुआ कई दिन रुकी थी। बड़ी माँ की संपत्ति को लेकर घर में जो कुछ हो रहा था वह पिताजी ने गुप्त रखा था। फिर भी जब पिताजी छुट्टी में आए तो नरेंद्र के मुंह से निकल ही गया, पिताजी बुआ को ना जाने क्यों हो गया है,
बड़ी माँ से संपत्ति की बात करती हैं। पिताजी अविश्वास से चीख रहे थे। मेरे जीते जी किसी ने भाभी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ चेतावनी भरे स्वर में बोली, तुम क्यों पढ़ते हो बीच में? जीजी जाने और जेठानी जाने। पिताजी उसी तेज से बोले, हद कर दी तुमने महेंद्र की माँ। जीजी को समझाना तो दूर, उल्टे तरफदारी कर रही हो। तुम खुद तो भाभी से ऐसा व्यवहार करने लगी हो मानो वो तुम्हारी दुश्मन है। अब जीजी को भी उकसाने लगी हो। भैया के सामने इन्हें भाभी का दुश्मन। तुम और जीजी कितना अनादर करती हो। अब वो तुम लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई हैं। माँ ने हाथ फटकारा। मैं तो उन्हें किरकिरी समझती हूँ, पर वो कौन सा मुझे या मेरे बच्चों को अपना मानती हैं। क्या देती हैं? उनके लिए तो मायके वाले ही सब कुछ हैं। माँ की इस घृणा पर पिताजी बेतरा भड़क उठे। मायके वालों को सब कुछ ना माने तो क्या करें? तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि कभी जाकर उनका सुख दुख पूछ लो। अरे अब वो कितने दिन की है? महेंद्र भैया ने पिताजी की बात का अनुमोदन किया। पिताजी ठीक कहते हैं माँ, किसी से कुछ अपेक्षा करने से पहले स्वयं के व्यवहार को सुधारना चाहिए। तुम बड़ी माँ का सहायक बनोगी तो वो भी तुमसे अपनी समस्याएं बताएंगी, पर तुम्हें तो उनका खाना, पहनना, हंसना, बोलना सब कुछ अखरता है। अपने इस दबंग और अस्पष्टवादी ज्येष्ठ पुत्र से माँ सदैव घबराती रहती हैं, अतः मौन रोष प्रकट करने के अलावा कुछ ना कर सकी। भैया माँ को समझाते रहे और मैं व पिताजी बड़ी माँ के पास चले आए। आओ लल्ला आओ। बड़ी माँ पिताजी को देख उत्साहित हुई। पिताजी संकुचाए से बोले, कल वापस जा रहा हूँ भाभी, पर तुम कभी अपने को अकेला मत समझना, मैं हूँ। किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। बड़ी माँ समझ गई वो कि बुआ की ओर इशारा कर रहे हैं। बोली, तुम लोगों का ही असर है। तुम तो जानते हो लल्ला, मैं बांस की औलाद नहीं बैठी संपत्ति हथियाने के लिए। भगवान तुम्हें बरकत दे। तुम्हारे बेटे ही मेरे बेटे हैं। मेरे मरने के बाद लोग कभी कभी नरेंद्र महेंद्र की बड़ी माँ और उनके बच्चों की बड़ी दादी कहकर मेरा जिक्र कर लिया करेंगे। बस मैं तर जाऊंगी। मेरी संपत्ति तुम्हारी ही है, चाहे रखो या बहन को दे दो, मुझे क्या। कहते हुए बड़ी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी आंखें नम हो गई और पिताजी एक अपराधी की भांति नतमुख हुए बैठे रहे। वह रुंदान बिलाप चल ही रहा था कि अपने दो चार मित्रों को समेटे सफेद एप्रन पहने उछलता कूदता कीर्तन बुआ की गुहार लगा था आदम का। बुआ फटाफट 4 कप चाय बना। कलपति बड़ी माँ को देखकर वह बुरी तरह चौंका। ये क्या बुआ, रो रो कर बीमार पड़ जाओगी क्या? यह सब करना है तो मैं छात्रावास चला जाऊंगा। चलो उठो, चाय पियो और हमें भी पिला दो। हटी भतीजे के सामने बड़ी माँ की एक ना चली। आंसू पोंछती हुई वो चाय बनाने चली गई। इधर कीर्तन पिताजी से बोला, आप ही समझाइए बुआ को और अन्य लोगों को। आप तो जानते हैं उच्च रक्तचाप से लेकर जाने कितनी बीमारी लगा बैठी है वो। उन्हें सुख और शांति की ज़रूरत है। पिताजी ने कीर्तन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैं तो देखूंगा ही, पर बेटा तुम अपनी बुआ का विशेष ध्यान रखना। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ हो, तुम्हारे कारण वो समय पर बनाती खाती तो है, वरना अकेले दीवारों से सिर फोड़ती ना जाने किस हालत में होती। चाय पीकर हम घर पहुँचे तो मैं गृह युद्ध से आतंकित थी, पर बड़ी माँ के बिलखने का असर पिताजी के हृदय पर इतना
पुरजोर था कि रात को खाने के लिए इनकार करते हुए चादर ताने लेट गए। माँ की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की उनसे। मुझसे ही पूछा, मैंने बताया तो बड़ी माँ के व्यवहार को तिरिया चरित्र की संज्ञा दे डाली उन्होंने। मैं जानती हूँ बड़ी माँ का सब कुछ हमें ही मिलना है। वो अक्सर कहती है मुझसे, वैशाली मेरा सब कुछ तुम लोगों का है, सब दे जाऊंगी, अभी दे दूंगी तो दूध की मक्खी की तरह फेंक दी जाऊंगी। जब तक मैं हूँ सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा। अपना हाथ जगन्नाथ कहकर वो मेरी पीठ में धौल जमाती हंसती और हर प्रभा होती उनकी सीधी सरल निष्कष्ट बुद्धि में ये गुड़ बात उपजी कैसे। पर बड़ी माँ की इस बात से कूटनीत कहती। इस बार बहन भैया के समझाने पर माँ ने धनात्मक प्रभाव पड़ा और शायद इसी तरह संपत्ति मिल सके। सोच वो दूसरे दिन पहुँच गई बड़ी माँ के पास। आज कैसे आना हुआ छोटी? बड़ी माँ कुछ चकित हो बोली, क्या बताऊँ दीदी, आज तुम्हारे देवर ने मुझे बहुत फटकार बोले, गृहस्थी में तुम कितनी व्यस्त हो, पर इतनी व्यस्त नहीं हो गई हूँ कि भाभी के पास 2 घड़ी बैठ ना सकूँ। सरला हृदय बड़ी माँ में बोली, छोटी भरे पूरे परिवार में बहुत काम होते हैं, मैं तो बस भगवान को याद करके दिन काट रही हूँ। भगवान का नाम लेकर तुमने अच्छी याद दिलाई। माँ रहस्य उद्घाटन सी करती हुई बोली, आज जेठ जी ने मुझे सपना दिखा दिया कि तुम जिठानी को अपना मानकर चलो, उन्हें आराम दो और उनकी संपत्ति की देखभाल करो। घर की संपत्ति घर वालों को मिलेगी तो मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचेगी। माँ के इस मिथ्याचार पर मेरे आंखें शर्म से जमीन में गड़ गईं। संपत्ति हथियाने के उन्होंने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा। पर बड़ी माँ सारी बातों को 16 आना सच मान कह उठी थी। ठीक ही तो कहा तुम्हारे जेठ ने छोटी, घर की जमीन जायदाद घर में ही रहनी चाहिए। पता नहीं माँ उनकी बातों से संतुष्ट हुई कि नहीं, पर उस दिन से गाहे बेगाहे उनके पास जाने लगी। इस बात के तो लेने भी तो आवश्यक रहता था कि बड़ी माँ के मायके से कौन कब आया, क्या खाया और क्या ले गया। इसी बात को लेकर एक बार मैं उलझ गई थी माँ से। माँ, मामा, मौसी या उनके बच्चे आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार में तुम पूरा घर सर पर उठा लेती हो। फिर बड़ी माँ अपने मायके वालों के लिए कुछ करती हैं तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? माँ दीदा फाड़े कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मेरे मायके वालों को घर नहीं लुटा रही हूँ, पर वो केतन तो सब हड़पने ही आया है। केतन के लिए माँ के मुँह से हरदम मुस्टैंडा ही निकलता है। बड़ी माँ को जानकारी है पर वो युद्ध को न्योता नहीं देना चाहती, अन्यथा मुझ पर सीमा पार ना करने की बंदिश लग जाएगी, जो मुझे व बड़ी माँ को कतई सहना होगा। फिर सब कुछ बड़ी तेजी से घटता गया। केतन चिकित्सक बन गया, नरेन नौकरी ने लग बाहर चला गया, बहन बाहर ही तो था। मेरा विवाह हो गया और बड़ी माँ एकदम अकेली रह गई। धीरे धीरे अकेलेपन और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों ने बड़ी माँ को तोड़ दिया। एक बार खटिया से लगी तो फिर उठ ना सकी। अंत में हम सभी उनके पास पहुँच गए थे। केतन ने तो चिकित्साओं की छोटी मोटी भीड़ जुटा डाली, पर वो बड़ी माँ में जीने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं कर पाए। अंतिम यात्रा पर जाती बड़ी माँ सब कुछ पिताजी को सौंप गई। लल्ला संभालो अपना घर और मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करो। माँ के झरझर आंसू बहने लगे। पता नहीं इतना कुछ पाने के आनंद में या बड़ी माँ के प्रति स्वयं के दुर्व्यवहार को लेकर पश्चाताप स्वरूप हो। मैं बड़ी माँ को पुकारती रह गई, पर वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर सुविकसित चिकित्सा विज्ञान को ठेगा दिखाकर इस निष्ठुर संसार से विदा हो गई। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बड़ी माँ की मृत्यु यात्रा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ताऊ जी ने उनका साथ छोड़ा था। माँ और बुआ का दुर्व्यवहार झेलती ताऊ जी के सानिध्य का सख्त अभाव महसूस करती बड़ी माँ तिल तिल घुटती गई। यदि उन्हें सबका
भावनात्मक सहारा मिला होता तो परिस्थितियाँ समवत कुछ और होती, पर अब तो जो होना था हो चुका। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।